हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर है चैप्टर 4 आपकी न्यू बुक क्यूरियोसिटी क्लास 7th साइंस की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 3 वीडियोस डाल दिए हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स देखे, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने डिस्कशन किया रस्टिंग के बारे में, यानी कि इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर विथ आयरन। ओके, कोरोजन देखा कि दूसरे मेटल्स कैसे एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अब यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, जैसा कि वर्ड मैंने अभी यूज किया है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो दिस मीन्स यहाँ पे हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, एयर और वाटर का रिएक्शंस मेटल्स के साथ कैसा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। कॉशन, फिर से आपको सावधान कर दिया जा रहा है। इट इज एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हो इसमें आपको प्रॉपर आई ग्लासेस पहनकर इसे करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा गया है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम रिबन मतलब वो वाली रिबन नहीं है जो हम अपने हेयर बैंड्स के साथ लगाते हैं, दिस रिबन। यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक पीस ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक है, एक पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल। अब आप ये भी सोच रहे होगे मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम क्या है, ये एक मेटल है। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये मेटल्स है, वैसे मैग्नीशियम भी एक मेटल है। ठीक है, तो हमें अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लगभग जितना मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, इतनी बड़ी हमें एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, एक पीस ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। क्लीन इट बाय रबिंग विथ अ पीस ऑफ सैंड पेपर। उसके बाद जब भी हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं ना तो हमें उसके सरफेस को क्लीन कर देना चाहिए ताकि कुछ इम्प्योरिटीज ना हो, नहीं तो इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस कुछ और आएंगी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सैंड पेपर से इसे प्रॉपरली रब कर क्लीन कर दो। Next step is hold it with a pair of tongs, ignite the other end using a spirit lamp or a candle। अब देख सकते हो आप पिक्चर में कैसे इसे टोंग्स के हेल्प से, चिमटे के हेल्प से इस पीस ऑफ मैग्नीशियम को होल्ड किया गया है। ठीक है, और फिर एक साइड उसके एक एंड को, जैसे यहाँ ये दो एंड्स है ना, एंड 1 एंड एंड 2, तो किसी एक एंड को हमें क्या करना है, कैंडल या किसी ऐसे स्पिरिट लैम्प, या आप अगर लैब में कर रहे हो तो बर्नर होते हैं वहां पे। ठीक है, तो बर्नर में आप उसे बर्न कर सकते हो। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, और थोड़ी देर के लिए इसे जलने दो। ठीक है, बर्न होने दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder। अब ये जो एक्टिविटी है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर स्कूल में करना। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना ये डैजलिंग फ्लेम के साथ, डैजलिंग फ्लेम का मतलब होता है स्पार्कल्स के साथ। जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो कैसे स्पार्कल्स निकलते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम होगा, ये भी आपको याद रखनी है कि ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगा। ठीक है, और हमने क्या लिया था, हमने एक पीस ऑफ मैग्नीशियम लिया था, लेकिन आफ्टर बर्निंग वो पाउडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और किस कलर का पाउडर होगा, ये व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ओके, कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास। आप देख सकते हो एक नीचे कंटेनर रखा गया है, वॉच ग्लास रखा गया है, उस पाउडर को हमें यहाँ पे कलेक्ट करनी है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने क्या लिया था, हमने तो मैग्नीशियम लिया था। ओके, हमने मैग्नीशियम लिया था, लेकिन ये जो पाउडर हमें मिल रही है ये क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये जादू कैसे हो गई, तो चलो यही है केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शंस। चलो देखो क्या है, It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air।
अब ये कहा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम तो हमने लिया था, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन तो हमने नहीं लिया था, बट हमें इतना तो पता है कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है और किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये कहा गया है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए तो आप ये पॉइंट लिखोगे कि मैग्नीशियम रिबन्स व्हाइट डार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और अपने पीछे एक व्हाइट पाउडर लेफ्ट करता है, रेसिड्यू, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए ये कैसे हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन हम देखने, मतलब किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप ये बताओगे, ये पॉइंट बताओगे कि ये रिएक्शन जो है मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में हो रही है, ठीक है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या है तो आप बताओगे मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, add a few drops of warm water to this white powder and stir it well, check its nature। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे व्हाइट पाउडर जो हमें मिल गया है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये हमें व्हाइट पाउडर ऐसे मिल गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी वाटर हमें इसमें ऐड करनी है और इसे प्रॉपरली मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स करना है। नेक्स्ट है रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी गई थी, चेक इट्स नेचर। अब इसके कौन से नेचर के बारे में बात की जा रही है, वेरी गुड, एसिड, बेस या न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक है ये, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमें चेक करना है। तो वही बताया गया है कि आपने चैप्टर एसिडिक, बेसिक में, न्यूट्रल में पढ़ा था कि हम कैसे सब्सटेंसेस के नेचर को चेक करते हैं, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यू कैन यूज एनी ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब बच्चों ये बताओ कि आपको याद है एसिड बेस इंडिकेटर्स कौन कौन से थे, चलो लिस्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला था हमारा लिटमस, जो ब्लू या रेड कलर शो करता था अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट था हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट। इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा था टर्मरिक के बारे में, ओके। और फिर और हमने क्या डिस्कशन किया था, कुछ और भी केमिकल एसिड बेस इंडिकेटर्स जैसे फेनोफ्थलीन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस मीन्स आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो। what effect this solution have on blue and red litmus paper। अब यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी की जा रही है कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, ये यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉल्यूशन मिली है, ये कौन सा कलर शो करेगा विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। You would observe that it changes the color of red litmus paper to blue, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि रेड लिटमस पेपर जो है ये ब्लू में होंगे। अब बच्चों ये बताओ कि आपको याद है रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज होता है तो इसकी नेचर क्या होगी, वेरी गुड, इट इज बेसिक इन नेचर, ओके। एंड जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ये लाइन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है। क्या है ये लाइन, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड्स जब भी फॉर्म होंगे तो ये बेसिक होते हैं, मतलब कोई भी आप मेटल ले लो, नॉट ओनली मैग्नीशियम, किसी भी मेटल को ले लो, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ये हमेशा बेसिक इन नेचर है। मतलब आप देख सकते हो अगर रेड लिटमस यहाँ पे लिया गया है तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जा रहा है और ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, ओके। वी विल डिस्कस दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फर्दर इन द डिफरेंट चैप्टर, दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, ओके। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया। नेक्स्ट है, do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है। सोडियम जो आपने पढ़ा था कि एक सॉफ्ट मेटल होता है जिसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो ये सोडियम जो है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम के साथ साथ इसके जो फ्रेंड है दैट इज पोटेशियम, इसकी भी यही कहानी है कि ये दोनों होते काफी सॉफ्ट है और ये काफी ज्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं। विगरसली मतलब हाई एनर्जेटिकली ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स होंगे जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज्यादा तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सोडियम को खुले में नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नहीं कि टेबल पर हमने सोडियम मेटल रख दिया है, जैसे हम लोग आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रख कर आ जाते हैं, ऐसे सोडियम नहीं रख सकते क्योंकि ये एयर के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा, ओके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे केरोसिन बॉटल में, ठीक है, केरोसिन
एक बॉटल में केरोसिन ले लो और उसमें फिर सोडियम डालकर रखी जाती है। अब देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, इसे केरोसिन के साथ क्यों रखा जा रहा है? तो दिस इज बिकॉज सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन है, विगरस रिएक्शन है, तो जिसकी वजह से ढेर सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, अब हम केरोसिन में क्यों रख रहे हैं? ताकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ गलती से भी रिएक्ट ना हो जाए। ओके, कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड? अब सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है, ठीक है। सोडियम की जो ऑक्साइड होगी दैट इज सोडियम ऑक्साइड, उसकी नेचर क्या होगी? अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया कि ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो सोडियम ऑक्साइड होगी उसकी नेचर भी क्या होगी? वेरी गुड, इसकी नेचर भी होगी बेसिक इन नेचर। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगी कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एयर एंड वाटर के साथ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी और इंफॉर्मेटिव भी होगी। तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न ओ लैब ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।